देखो गोत्र जो शब्द है, ये गोत्र शब्द का उपयोग दरअसल क्या है, अपनी वंश परंपरा को बताने के लिए किया जाता है। गोत्र का मतलब ये है कि आज हम जो बोलचाल की भाषा में गोत्र शब्द का उपयोग करते हैं, वैसे तो जीवन में गोत्र का कोई उपयोग नहीं है, केवल शादी ब्याह के समय ही गोत्र याद आता है। जब आप लड़का लड़की देखने जाओ तो ये देखते हैं कि भैया समान गोत्र तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही पढ़ा हमने कि भारत में चतुर्गोत्रीय नियमों का पालन किया जाता है कि अपने माता पिता दादा दादी के गोत्र में विवाह नहीं होगा, क्योंकि समान गोत्र को माना जाता है कि वो भाई बहन है। तो गोत्र केवल और केवल क्या है, वर्तमान में इसकी उपयोगिता इतनी ही बची है। तो जब हम गोत्र शब्द का उपयोग करते हैं तो गोत्र में हम ये बताते हैं कि हम किसके वंशज हैं, हमारा पूर्वज कौन है, वही शब्द गोत्र बताता है। क्योंकि जो गोत्र है ज्यादातर क्या है, हम ऋषियों के नाम से ही जोड़ते हैं, ऋषियों के नाम। आप देखेंगे कि कोई बोल रहा है कि मेरा तो भरद्वाज गोत्र है, कोई कह रहा है कि हम विश्वामित्र गोत्र के हैं, कोई कह रहा है फलाना गोत्र। तो गोत्र शब्द जो है वो यही बता रहा है कि हमारा पूर्वज कौन है, हम किसके वंशज हैं, वहां से हमारी पीढ़ी प्रारंभ होती है। ठीक है ना? जैसे किसी ने कह दिया कि विश्वामित्र, तो उसका मतलब यही है कि हम विश्वामित्र के वंशज हैं। ठीक है ना? तो गोत्र शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो इसी रूप में प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अब हम जब गोत्र शब्द के गहराई में जाते हैं और समाजशास्त्रीय दृष्टि से गोत्र शब्द को खोजने का प्रयास करते हैं, तो समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखो गोत्र तो हमको फिर वही वैदिक काल में जाना पड़ेगा, क्योंकि गोत्र शब्द का प्रयोग पहली बार वही होना चालू हुआ था वैदिक काल में, गोत्र। अब देखो इसको थोड़ा सा इस रूप में समझो कि एग्रीकल्चर समाज बनने से पहले, जब आर्य का भारत में आगमन होता है और उसके पहले ज्यादातर लोग क्या है, ट्राइबल ग्रुप थे, जनजाति। क्या? जनजातियां, जनजातियां, ट्राइबल। और प्रत्येक जनजाति का अपना एक टोटम होता था, प्रत्येक जनजाति का अपना एक टोटम होता था। टोटम अभी अपन आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस इतना समझ लो। टोटम का मतलब कि एक आप चिन्ह समझ लो, एक प्रतीक समझ लो। टोटम हो सकता है कोई वृक्ष हो, कोई जानवर हो, ज्यादातर जनजातियों के टोटम यही होते थे। और वो उसको अपना एक टाइप से पवित्र चीज मान लेते थे कि किसी ने शेर, किसी जनजाति का शेर, तो बोलेगा कि शेर हमारा टोटम है, वो उसका प्रतीक चिन्ह हो गया। किसी का भैंसा हो गया, किसी का कोई वृक्ष हो गया। ठीक है ना? तो देखो प्रत्येक जनजाति का अपना एक टोटम होता था, एक टोटम दूसरे ये जनजाति को अलग करता था। ठीक है ना? धीरे धीरे क्या है, इन टोटमों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि देखो जनजाति है, जनजाति उनने कहा कि भाई जैसे 200 लोग हैं, ये 200 लोगों की एक जनजाति है, इसका एक मुखिया है, इसका अपना एक टोटम है। लेकिन अब जब ये जनजाति फैलेगी, इसका विस्तार होगा, संख्या बढ़ेगी, तो इससे टूटकर एक अलग जनजाति बनेगी। हो सकता है वो अलग जनजाति ना बने, इसी जनजाति का एक कोई हिस्सा बने, लेकिन वो क्या करेगा, जैसे मुखिया का लड़का है, वो अपना एक अलग झुंड बनाएगा, तो वो अपना एक अलग टोटम बना लेगा। तो ऐसे करके क्या है, टोटमों की संख्या बहुत बढ़ती जाएगी। अब जो हम गोत्र व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कि गोत्र व्यवस्था की हमको जानकारी प्राचीन ऋषियों से मिलती है कि फलाना ऋषि हमारा पूर्वज है। तो दरअसल क्या है, वैदिक काल में ऋषियों ने अपने आप को इन टोटमों से जोड़ लिया। अपने आप को इन टोटमों से जोड़ लिया, मतलब जो जानवर या वृक्ष किसी जनजाति का प्रतीक थे, वो ऋषि ने अपने को उससे जोड़ लिया। जैसे आप उदाहरण के रूप में देख सकते हो, जैसे गौतम ऋषि है, गौतम ऋषि सांड, गौतम सांड से संबंधित हो गए। पेपलाद, शुक, तोता। ऋषभ, वृषभ से, वृषभ से। अज, बकरा।
काक, कौआ, मतलब समझ रहे हैं ना, ऋषियों ने अपने आप को इनसे जोड़ा और अपने नाम के आगे वो शब्द का उपयोग करने लगे। और फिर धीरे से क्या है, जैसे कोई ऋषि है, ये एक ऋषि थे, अब स्वाभाविक बात है इनने अपने आप को क्या एक प्रतीक चिन्ह से जोड़ लिया कि ये हमारा प्रतीक चिन्ह है। उनने कहा कि कुछ भी बोल दिया कि बैल, वृषभ, ठीक है। अब ऋषि के बहुत सारे शिष्य हो गए, ऋषि के शिष्य थे, मान लो 100 शिष्य थे इनके, तो ये 100 ही इस ऋषि और इसके इस प्रतीक चिन्ह से अपने आप को संबोधित करने लगे, ठीक है। फिर एक ऋषि के जितने शिष्य होते थे आपस में सब क्या है, गुरु भाई होते थे, गुरु भाई, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि हम चूंकि सब गुरु भाई हैं इसलिए हम आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, दूसरे ऋषि के शिष्यों से व्यवहार करेंगे, आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। अब ये सिस्टम क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे करके जो एक ऋषि और उसका एक जो प्रतीक चिन्ह होता था, आगे चलकर वो केवल क्या है, ऋषि का नाम बचा। और व्यक्ति क्या कहने लगा कि हम फलाने ऋषि के वंशज हैं, मतलब हम फलाने ऋषि के, हमारा गोत्र अत्रि है, भरद्वाज है, तो वहीं से ये गोत्र शब्द निकलकर आया। और यदि वैदिक काल में देखें गोत्र शब्द, तो जो गोत्र शब्द है वो दरअसल क्या है, जहां पर सभी की कॉमन गाय बंधती थी, तो एक जगह गाय बांधने वाले लोगों का समान गोत्र हो जाता था। एक अर्थ ये भी बताया गया है कि ट्राइबल लोग थे, आर्य लोग, उनकी गाय ग्रुप के हिसाब से बनती थी, तो गाय बांधने के स्थल को ही गोत्र कहते थे और वहीं से एक गोत्र परंपरा पनपी है। और एक कहानी हमको ये दिखाई दे रही है कि कैसे ऋषि ने अपने आप को आदिवासियों के टोटम से कनेक्ट किया, उनके शिष्य थे, पीढ़ी दर पीढ़ी फिर क्या है, वो ये टोटम तो छोड़ो, वो केवल ऋषि के नाम से ही जाने जाने लगे। तो आज जो हम गोत्र देख रहे हैं वो केवल क्या है, ऋषियों का गोत्र ही हमको दिखाई देता है। प्रारंभ में सप्त ऋषि गोत्र था, सप्त ऋषि मतलब केवल 7 ही गोत्र थे। याद करो जब हम वैदिक काल पढ़ रहे थे, वैदिक काल में उन्होंने कहा कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल है, 10 मंडल में से दूसरे से 7वें मंडल को हम ऋषि मंडल कहते थे, तो वो जो ऋषि मंडल है ना, यही 7 है और वही प्रारंभिक गोत्र माने गए हैं। तो प्रारंभिक गोत्र कितने केवल थे, 7। अत्रि था, भरद्वाज था, भृगु था, गौतम था, कश्यप था, वशिष्ठ था, विश्वामित्र था। कौन कौन, अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ठीक है, ये 7 थे। 8वां गोत्र आया अगस्त ऋषि का, अगस्त ऋषि। तो सप्त ऋषि गोत्र की पहली बार चर्चा मिलती है हमको शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। फिर आगे चल के बृहदारण्यक उपनिषद में गोत्रों की संख्या 11 हो जाती है बढ़ के, और फिर बढ़ते बढ़ते अब तो बहुत सारे गोत्र, 100 से ऊपर गोत्र हो गए हिंदुओं में। तो ये मूल गोत्र यहीं से 7 थे, 7 से फिर 8 हुए, 8 से 11 हुए, और फिर 11 से अब तो 100 से ऊपर गोत्र आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। मतलब देखो जाति व्यवस्था अलग है, ब्राह्मण जाति वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य 4 वर्ण हैं, लेकिन ब्राह्मण वर्ण में भी हम जाति की बात नहीं करें, वो वर्ण के आधार पर ही देखें, ब्राह्मण वर्ण है, लेकिन आप देखोगे कि ब्राह्मण में भी गोत्रों के आधार पर डिवीजन है, और उस गोत्र में भी हमको ऊपर नीचे, जैसे हम तो सामान्य से एक बात कह देते हैं कि ब्राह्मण ने कहा कि वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर है, लेकिन ब्राह्मणों में भी भेदभाव है गोत्र के आधार पर। उन्होंने कहा कि सरयू पारी कान्यकुब्ज को नीचे समझ रहे, कान्यकुब्ज, उन्होंने कहा कि दूसरे ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मणों के भी गोत्र हुए, उसमें भी ऊपर नीचे है कि कोई गोत्र के आधार पर उच्च ब्राह्मण है, कोई गोत्र के आधार पर निम्न ब्राह्मण है। और सीधी बात है कि हमारे जो ऋषि थे वो उच्च थे, तुम्हारे जो ऋषि थे वो निम्न थे। तो यही है गोत्र की कहानी कि आपके प्राचीन पूर्वज हैं, आप उन दावा करते हो कि हमारे परिवार की उत्पत्ति वहीं से हुई है, ठीक है।
और वो पारिवारिक उत्पत्ति नहीं है, ऐसा नहीं कि उनकी संतान है। बोलचाल की भाषा में बोल दिया जाता है कि हम उनकी संतान है, लेकिन वो दरअसल क्या है, शिष्य परंपरा चली आ रही है। फिर एक ऋषि अलग, दूसरा ऋषि अलग, और फिर जैसे जैसे ऋषियों की संख्या बढ़ती गई, गोत्रों की संख्या भी बढ़ती गई, और आज हमको बहुत सारे गोत्र दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो देखो, ये गोत्र व्यवस्था की कहानी है। मतलब यदि हम गोत्र को देखें कि गोत्र की जो पैदाइश है, सबसे पहले पहला चरण हमको क्या दिखाई देता है, टोटम। गोत्र का जन्म में हमको सबसे पहले क्या दिखाई देता है, टोटम दिखाई देता है। और टोटम क्या है भाई, पहले ही बताया, प्रत्येक जनजाति है, प्रत्येक जनजाति का अपना एक चिन्ह होता था। उनने अपना चिन्ह मान लिया कि यार ये जानवर बहुत ताकतवर है, शेर है, उनने कहा कि आदमी से बहुत ताकतवर होता, तो हम अपने टोटम शेर को बना लेंगे। किसी ने बाज को बना लिया, किसी ने सांप नाग को बना लिया। इधर बहुत सारे टोटम हो गए जनजातियों के। ठीक है ना। तो ये प्रारंभिक है। तो अपने आप को वो एक जनजाति अपने आप को एक टोटम से जोड़ती है। ठीक है। फिर गोत्र का दूसरा चरण आता है। अभी गोत्र जन्म नहीं लिया है, अपन गोत्र तक पहुंच रहे हैं। दूसरे चरण में हमको क्या देखते हैं कि यहां पर तो क्या है कि देखो, टोटम में जो मनुष्य है वो अपने आप को जानवरों से जोड़ता था, और उसको लगता था ये जो जानवर, जो हमारा टोटम है या जो हमारा जानवर है, ये सभी मनुष्यों से बहुत तेज है, बहुत ताकतवर है। तो वो क्या बोल देता था कि हम, उनने कहा कि भैया गरुड़ ध्वज बोल दिया, या फिर मकर ध्वज बोल दिया कि हमारा वो टोटम है उससे। दूसरे चरण में क्या किया, मनुष्यों ने अपने आप को श्रेष्ठ घोषित किया। जैसे हम आर्य शब्द यूज करते हैं, असुर शब्द यूज करते हैं, ये सब शब्द क्या है, अपनी श्रेष्ठता को बताने के लिए था। आर्य, आर्य का तो मतलब ही होता है ना कि श्रेष्ठ, हम सभी से श्रेष्ठ हैं, और जो हमसे नीचे है उनको अनार्य बोल दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमको उपयोग में देखने को मिलते हैं वैदिक काल में, जब मनुष्य ने अपनी श्रेष्ठता का दावा किया। फिर तीसरे स्तर पर हमको गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, और कैसे मिलता है कि जब शिक्षा और ज्ञान का महत्व बढ़ा। जब शिक्षा और ज्ञान का महत्व बढ़ा, शिक्षा और ज्ञान के महत्व बढ़ने से क्या हुआ कि जो ऋषि थे, जो आचार्य थे, इन ऋषियों और आचार्यों से लोगों ने अपने आप को जोड़ना चालू किया। और फिर इन्हीं ऋषियों के नाम को गोत्र की परंपरा मिली। समझ रहे हैं ना। जब शिक्षा एवं ज्ञान को महत्ता मिली, तो ऋषियों और आचार्यों की महत्ता बढ़ी। तो ऋषि और आचार्य से जोड़ना व्यक्ति ने सम्मान का सूचक हो गया ना, कि हम फलाने ऋषि के शिष्य हैं। आज भी आप देखोगे कि जो बाबा है या कोई है, अब ऋषि तो नहीं कहते आजकल, तो उनको बाबा ही कहते हैं। तो बाबा का शिष्य बनना, उनने कहा कि सम्मान की बात है। तो उस समय भी क्या है, लोग अपने आप को अलग अलग ऋषियों से जोड़ने लगे। और फिर वहां वो जो ऋषि की परंपरा इतनी मजबूत होकर आगे बढ़ती है कि एक व्यक्ति अपने आप को जो एक ऋषि से जोड़ रहा है, वो क्या हो गया, उन्होंने कहा कि हमारा इस ऋषि पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हैं, और यही हमारा गोत्र हो गया। वो ऋषि के नाम से ही उनका गोत्र हो गया। और वो ऋषि, उस ऋषि ने भी अपना एक चिन्ह बना लिया था, जैसे जो जनजातियों का टोटम होता था, ऐसे ही क्या है, या तो वृक्ष या जानवरों के नाम से अपने चिन्ह को जोड़ दिया। तो वही परंपरा फिर आगे चलती है, और उसी परंपरा के आधार पर हमको फिर क्या है, गोत्र व्यवस्था दिखाई देती है। और इसलिए फिर समगोत्री विवाह नहीं होते हैं, क्योंकि क्या मान लिया गया, भाई बहन सभी एक गुरु के सभी शिष्य आपस में गुरु भाई हैं। तो गुरु भाई हैं मतलब वो आपस में सब भाई बहन है, इसलिए भाई बहनों में शादी नहीं होती। इसलिए जब भी आप देखो विवाह में गोत्र परंपरा के नियमों का पालन
किया जाता है। ठीक है ना। तो देखो ये गोत्र है, और एक गोत्र की सामान्य सी बातें कि गोत्र व्यवस्था कैसे जन्म लेती है, इसको अपन ने थोड़ा सा देखा है। क्योंकि कोई एक ऋषि के पूर्वज तो हो नहीं सकते, वो तो सब क्या है, शिष्य गुरु शिष्य परंपरा थी, उसी को वो आगे बढ़ते बढ़ती गोत्र व्यवस्था का जन्म हुआ। अब ये तो बात हो गई गोत्र की। थोड़ा सा इसमें लिख लो गोत्र के बारे में कि गोत्र क्या होता है, गोत्र की परिभाषा क्या है। लिखो। देखो गोत्र व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक पूर्वज से, गोत्र व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक पूर्वज से, जो एक पूर्वज से, कोष्टक में लिख लेना सामान्यतः पौराणिक, कोष्टक में लिख लेना सामान्यतः पौराणिक, एक पूर्वज से सामान्य उत्पत्ति का दावा करते हैं, एक पूर्वज से सामान्य उत्पत्ति का दावा करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। एक और परिभाषा लिखो, गोत्र को ही परिभाषित करते हैं। गोत्र कई परिवारों अथवा वंशों का एक ऐसा समूह है। गोत्र कई परिवारों या वंशों का ऐसा समूह है। ऐसा समूह है जो अपनी उत्पत्ति किसी एक पूर्वज से मानता है, जो अपनी उत्पत्ति किसी एक पूर्वज से मानता है, जो अपनी उत्पत्ति किसी एक पूर्वज से मानता है। यह पूर्वज वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी। वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी। सजीव और निर्जीव। एक गोत्र के सदस्य बहिर्विवाही होते हैं या बहिर्विवाह के नियमों का पालन करते हैं। एक गोत्र के सदस्य बहिर्विवाह के नियमों का पालन करते हैं। बहिर्विवाह के नियमों का पालन करते हैं। गोत्र एक वंशीय समूह है।
ठीक है ना। गोत्र की परिभाषा में अपन ने यही बताया है, एक वंशीय या तो मातृवंशी होगा या पितृवंशीय होगा। माता का गोत्र अलग होता है, पिता का गोत्र अलग होता है, ठीक है ना। और शादी हो जाती है, फिर उनका जो बच्चा होता है तो बच्चे को भी फिर पिता के गोत्र से ही, पिता के गोत्र से ही जाना जाता है। अब लिखो गोत्र की विशेषताएं। गोत्र की विशेषताएं। पहला पॉइंट लिखना, एक सामान्य पूर्वज। देखो गोत्र के सदस्य यह मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति किसी एक पूर्वज से हुई है। उनकी उत्पत्ति किसी एक ही पूर्वज से हुई है। एक ही पूर्वज से हुई है। यह पूर्वज मनुष्य भी हो सकता है या मनुष्य के समान अन्य प्राणी भी। मनुष्य के समान अन्य प्राणी भी, वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी। सजीव निर्जीव दोनों हो सकता है, और वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिखना, गोत्र की विशेषता में गोत्र एक पक्षीय समूह होता है। गोत्र एक पक्षीय समूह होता है। देखो गोत्र में पितृ पक्ष के या मातृ पक्ष के सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। गोत्र में पितृ पक्ष के या मातृ पक्ष के सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। गोत्र में रक्त संबंधियों को ही सम्मिलित किया जाता है। गोत्र में रक्त संबंधियों को ही सम्मिलित किया जाता है। विवाह के बाद पत्नी का भी गोत्र बदल जाता है और वो पति के गोत्र को ग्रहण करती है। विवाह के बाद पत्नी का गोत्र भी बदल जाता है और वह पति के गोत्र को ग्रहण करती है। फिर अगला पॉइंट लिखना, बहिर्विवाह। बहिर्विवाह, देखो चूंकि एक गोत्र के सभी सदस्य अपने को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं। एक गोत्र के सभी सदस्य अपने को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं। अतः वे परस्पर भाई बहन होते हैं। एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं, अतः वे परस्पर भाई बहन होते हैं। यही कारण है कि एक गोत्र के सदस्य परस्पर विवाह नहीं करते। यही कारण है कि एक गोत्र के सदस्य परस्पर विवाह नहीं करते।
अगला पॉइंट लिखना, एक नाम। अगली विशेषता में लिखना, चौथा पॉइंट है एक नाम। प्रत्येक गोत्र का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जिसके द्वारा उसके सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं एवं परिचय देते हैं। प्रत्येक गोत्र का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, जिसके द्वारा उसके सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं एवं परिचय देते हैं। यह नाम किसी ऋषि, पशु पक्षी, देवता या निर्जीव वस्तु से संबंधित हो सकता है। यह नाम किसी पशु पक्षी, ऋषि, पशु पक्षी, देवता या निर्जीव वस्तु से संबंधित हो सकता है। फिर अगला पॉइंट लिखना, ब्लड रिलेटिव, रक्त संबंध। रक्त संबंध, एक गोत्र के सभी सदस्य परस्पर रक्त संबंधी होते हैं। एक गोत्र के सभी सदस्य परस्पर रक्त संबंधी होते हैं। ठीक है, ये गोत्र की विशेषताएं, कुछ नया नहीं लिखा हमने, वही लिखा है कि एक नाम होता है, ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, बहिर्विवाह के नियमों का पालन किया जाता है, प्रत्येक गोत्र का एक नाम होता है, एक पक्षी समूह होता है, या तो मातृवंशी होता है या पितृवंशी होता है, और एक कॉमन उनका पूर्वज होता है। अब लिखो गोत्र के प्रकार। गोत्र के प्रकार देखो, चूंकि गोत्र में हम एक पक्ष के सदस्यों को ही सम्मिलित करते हैं, चूंकि गोत्र में हम एक पक्ष के सदस्यों को ही सम्मिलित करते हैं, अतः गोत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला मातृवंशीय गोत्र और दूसरा पितृवंशीय गोत्र। मातृवंशीय गोत्र और पितृवंशीय गोत्र। अब मातृवंशीय गोत्र में लिखना कि इसमें एक स्त्री पूर्वज की सभी संतानों को सम्मिलित किया जाता है। एक स्त्री पूर्वज की सभी संतानों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे एक स्त्री, उसकी बहनें और उनके बच्चे। जैसे एक स्त्री, उसकी बहनें और उसके बच्चे। किंतु भाइयों की संतानों किंतु भाइयों की संतानें इस गोत्र के सदस्य नहीं होते। मातृवंशी गोत्र की बात कर रहे हैं, किंतु भाइयों की संतानें इस गोत्र का सदस्य नहीं होती। भाइयों की संतानें इस गोत्र का सदस्य नहीं होती। दूसरा लिखो, पितृवंशीय गोत्र। पितृवंशीय गोत्र देखो, इसमें एक पुरुष पूर्वज की संतानें सम्मिलित होती हैं। इसमें एक पुरुष पूर्वज की संतानें सम्मिलित होती हैं। किंतु पुरुष की बहनें विवाह के बाद पति के गोत्र का सदस्य बनती हैं। किंतु बहनें विवाह के बाद पति के गोत्र का सदस्य बनती हैं, अतः बहनों की संतानें पितृवंशीय गोत्र में सम्मिलित नहीं होती। अतः बहनों की संतानें पितृवंशीय गोत्र में सम्मिलित नहीं होती। ठीक है,
तो ये गोत्र के प्रकार हैं, दो ही प्रकार के होते हैं, पितृवंशी और मातृवंशी। अब लिखो गोत्र का कार्य एवं महत्व। गोत्र का कार्य एवं महत्व। देखो आदिम जनजातियों में गोत्र एक महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन है। आदिम जनजातियों में गोत्र एक महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन है। इसके द्वारा अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्य किए जाते हैं। इसके द्वारा अनेक सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कार्य किए जाते हैं। ठीक है ना। देखो आदिम समाज में लिखा है, अब तो गोत्र की ऐसी कोई भूमिका बची नहीं है, हम केवल शादी ब्याह में देखते हैं, इसके अलावा कभी गोत्र की चर्चा नहीं करते हैं। शादी ब्याह के संदर्भ में या फिर पूजा पाठ में का कि अपने गोत्र का नाम ले लो और आहुति छोड़ दो, बस इससे ज्यादा कोई भूमिका। लेकिन हम ट्राइबल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, प्राचीन समाजों में गोत्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वही हम लिख रहे हैं। पहला लिखो पारस्परिक सहायता और सुरक्षा। पारस्परिक सहायता और सुरक्षा। देखो एक गोत्र के सभी सदस्य अपने आप को एक ही पूर्वज की संतान और रक्त संबंधी मानते हैं। एक गोत्र के सभी सदस्य अपने आप को एक ही पूर्वज की संतान और रक्त संबंधी मानते हैं। एक ही पूर्वज की संतान और रक्त संबंधी मानते हैं। अतः कठिनाई के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। अतः कठिनाई के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। गोत्र के सभी सदस्यों में हम एवं भ्रातृत्व की भावना होती है। गोत्र के सभी सदस्यों में हम एवं भ्रातृत्व की भावना होती है। गोत्र के किसी सदस्य द्वारा किए गए बुरे कार्य से संपूर्ण गोत्र की बदनामी होती है। गोत्र के एक सदस्य के बुरे कार्यों से संपूर्ण गोत्र की बदनामी होती है। मतलब वही है ना, जैसे परिवार, एक सदस्य कोई बुरा काम करता है तो पूरा परिवार बदनाम हो जाता है, तो वही गोत्र में अपन ने लिखा है। ठीक है, तो ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य लिखना या दूसरा महत्व लिखना, गोत्र के सदस्यों पर नियंत्रण। गोत्र के सदस्यों पर नियंत्रण। यदि गोत्र में कोई सदस्य अनुचित व्यवहार करता है, यदि गोत्र में कोई सदस्य अनुचित व्यवहार करता है, तो उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य भी गोत्र करता है। भ्रष्ट व्यक्ति को गोत्र से बाहर निकाला जाता है। भ्रष्ट व्यक्ति को गोत्र से बाहर निकाला जाता है। अगला पॉइंट लिखना, बहिर्विवाह। बहिर्विवाह। देखो बहिर्विवाह के नियमों को गोत्र अपने सदस्यों पर लागू करता है।
अपने गोत्र में विवाह करना निकटाभिगमन माना जाता है। अपने गोत्र में विवाह करना निकटाभिगमन माना जाता है। अतः गोत्र बहिर्विवाह ही होता है। अतः गोत्र बहिर्विवाही होता है। अगला कार्य लिखना, विधिक कार्य। विधिक कार्य। तो जनजातीय संगठनों में गोत्र के नियमों का विस्तृत प्रसारण देखने को मिलता है। जनजातीय संगठनों में गोत्र के नियमों का विस्तृत प्रसारण देखने को मिलता है। विभिन्न गोत्रों की विधियां ही मिलकर संपूर्ण जनजाति की विधियों का निर्माण करती हैं। विभिन्न गोत्रों की विधियां ही मिलकर विभिन्न गोत्रों की विधियां ही मिलकर संपूर्ण जनजातियों की विधियों का निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट लिखना, शासन संबंधी। शासन संबंधी देखो, आदिवासियों में शासन कार्य को चलाने के लिए मुखिया होता है। आदिवासियों में शासन को चलाने के लिए मुखिया होता है। अधिकांशतः मुखिया गोत्र के मुखिया लोग ही होते हैं। अधिकांश मुखिया गोत्र के मुखिया लोग ही होते हैं। प्रत्येक गोत्र की अपनी परिषद होती है और यह परिषद ही सारे समुदाय के लिए प्रथाओं का पालन करवाने का कार्य करती है। प्रत्येक गोत्र की एक परिषद होती है और यह परिषद ही सारे सदस्यों को प्रथाओं का पालन करवाना सुनिश्चित करवाती है। अगला पॉइंट लिखो, धर्म एवं धार्मिक क्रियाएं। धर्म एवं धार्मिक क्रियाएं। देखो, प्रत्येक गोत्र का कोई ना कोई टोटम भी देखने को मिलता है। प्रत्येक गोत्र का कोई ना कोई टोटम भी देखने को मिलता है। उस टोटम की पूजा गोत्र के सभी सदस्यों द्वारा की जाती है। उस टोटम की पूजा गोत्र के सभी सदस्यों द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट लिख लेना, संपत्ति। देखो, कई समाजों में गोत्र के खेत, बगीचे या संपत्ति होती है। ऐसी दशा में गोत्र के प्रत्येक परिवार को ऐसी दशा में गोत्र के प्रत्येक परिवार को गोत्र प्रधान द्वारा कुछ भूमि उपयोग के लिए दिए जाती है। प्रत्येक परिवार को गोत्र के प्रधान द्वारा कुछ भूमि उपयोग के लिए दी जाती है। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना, कई समाजों में एक गोत्र का वंशानुगत व्यवसाय होता है। कई समाजों में एक गोत्र का वंशानुगत व्यवसाय भी होता है।
ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ये अपन कार्य खत्म हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदिम जनजातियों में गोत्र एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली संगठन था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदिम जनजातियों में गोत्र एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली संगठन था या संगठन है, जो अपने सदस्यों को सूत्र में पिरोता है, उनकी सहायता, सुरक्षा, नियंत्रण और शासन करता है। जो अपने सदस्यों को एक सूत्र में पिरोता है, उनकी सहायता, सुरक्षा, नियंत्रण और शासन करता है। सहायता, सुरक्षा, नियंत्रण और शासन करता है। ठीक है ना। तो देखो ये गोत्र, गोत्र के प्रकार, गोत्र की विशेषताएं, गोत्र की परिभाषा और गोत्र का महत्व, आगे इसमें अब कल देखेंगे।